नमस्कार। सासाराम की गलियों में एक ऐसा शख्स जो अक्सर बिना जूता चप्पल के दिखाई पड़ते हैं, उनको इस स्थिति में देखकर कोई फ़कीर कहता है, कोई साधु कहता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन कहता है। कहा जाता है कि इनका वेशभूषा समय के हिसाब से बनता और बिगड़ता रहता है। जैसा समय देखा जाता है उस तरह का वेशभूषा ये धारण करते हैं। कभी भक्त के नज़र में आते हैं, कभी पॉलिटिशियन के नज़र में आते हैं। तमाम तरह की बातें इनके बारे में सासाराम शहर में सुनाई पड़ती है। हम बात कर रहे हैं सासाराम विधानसभा से 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद जी की, जो अभी हमारे साथ हैं। इनसे प्रत्येक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इनकी जीवनी को खंगालने का प्रयास किया जाएगा और इन पर जो आरोप अभी तक लगते रहे हैं उन आरोपों के बारे में भी बातचीत की जाएगी। हमारे साथ अभी विधायक जी हैं। सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ पर आपका स्वागत है सर। मंगल राय। सर, शुरुआत इसी चर्चे के साथ हम करना चाह रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि 5 बार का प्रतिनिधित्व करने वाले जवाहर प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा क्या है, कितने तक पढ़ाई किए हैं वो? मैं 6ठा पास हूँ। 7वां में पढ़कर मैं विद्यालय को छोड़ दिया। मैं बचपन में कुश्ती भी लड़ता था और हमारे पिताजी शाहबाद के लोग हमारे पिताजी से लाठी भाला घड़ासा सीखने के लिए आया करते थे। उस समय मैं लड़का था और पढ़ाई में उतना रुचि नहीं था। मैं लड़कर अपने संगतियों लोग के साथ अमरूद, बैर, आम ढूंढने के लिए निकल जाते थे और 1 घंटा 2 घंटा विद्यालय में रहते थे। तो मैं 6ठा पास हूँ। पास होने के बाद हमारे जीवन पिताजी हमको बड़ी डांटते थे, फटकारते थे कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, खाली घूम रहा है, बगीचा अमरूद तोड़ रहा है। अब बड़ी उड़हन घर पर आती थी तो मैं घर छोड़ के भाग जाता था। मजदूरी भी करता, जाके मजदूरी करके घर से निकाल दिए जाते थे तो मजदूरी करके अपना भोजन अपन चला लेते थे। लेकिन हमारी माता जी हम कभी जाकर शेरशाह करोजा में सूत जाए, कभी जो कब्रिस्तान था चौड़ा ऊपर सूत जाते थे। हमारी माता जी 3 बजे भोर में उठकर चारों पट्टी रोजा के घुमा करती थी या जाकर रोजा में से धर लेती थी। पोस्ता खा के मस्जिद में भी मैं जाकर सो जाता था। हमारी माता जी धार्मिक आदमी थी। अयोध्या के सारे साधुआई लोग आती थी चारों धाम जाकर। मैं उन्हीं लोग के माता पिता का कृपा से हम फिर ट्रैक्टर पर ऐसे ही घुमा करते थे अपने मोहल्ले के ड्राइवर लोग। आप जिस समय पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय माना जाता है कि आर्थिक कारणों से भी बहुत लोग पढ़ाई नहीं पूरा कर पाए, क्योंकि उस समय स्थिति उस तरह की नहीं थी जिस स्थिति में रहकर लोग बच्चों को पढ़ा सके। आर्थिक स्थिति बाधक नहीं बनी पढ़ाई में? ना, हमारे गार्जियन पढ़ाने के लिए, हम तो हजारी मलरूमटा में पढ़ते थे और उसमें 1 पैसा नहीं लगता था। तो आर्थिक स्थिति हमसे नहीं बनी। तो शादी अक्सर देखा जाता है कि जब परिवार का कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो अभिभावक के तौर पर लोगों की सोच होती है कि अभी इसकी शादी कर दी जाए। तो क्या शादी जब हुई आपकी उस समय
उस समय तो परंपरा थी कि बहुत बाल अवस्था में ही शादी कर दी जाती थी, और किसी बच्चे की शादी कर दी जाती थी। आपकी जब शादी हुई उसमें उम्र क्या थी आपकी? हमारा ऐसे अभिभावक कहते थे 20/10/1950 में तुम्हारा जो विद्यालय में रिपोर्ट लोग दी, लेकिन उनको भी हमारे यहाँ कुंडली नहीं बनता था, उनको भी पता नहीं, आज उसी पर हम चल रहे हैं। उस समय 1963 में हमारी शादी हुई। 1960 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक बना। हाँ, उस समय हमारा आर्थिक स्थिति ये नहीं थी कि जो हम संघ का ड्रेस पहन के संघ में जाए, और संघ के लोग ही हमको सारे ड्रेस बनवा देते थे। मैं तब संघ में जाया करता था। पहले की जो भी शादी हुआ करती थी, जो भी अभिभावक के तौर पर या पिता माता के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता था कि नहीं तुमको इसी लड़की से शादी करनी है, लोग कर लेते थे। अब शादी हुई, इतने दिनों से आप लोग साथ रह रहे हैं, पारिवारिक जिनके साथ आपकी शादी हुई उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? पत्नी के तौर पर उनके द्वारा किस तरह से पूरे परिवार को साथ लेकर चलने का काम किया गया? हमारी धर्म पत्नी हमारे घर का लक्ष्मी है, हम उन्हीं पर आधारित है। कहे कि हमारी पत्नी 3 बजे भोर में उठ जाना है, उठ के गैया मैया का सेवा करना है, खानदानी गाय हमारे घर में है, और उन्हीं के सेवा के बल पर हमारी माता जी के भी सेवा धार्मिक व्यक्ति थी। उन्हीं लोग के बल पर आज जो देख रहे माता पिता का जो संस्कार हमको मिला, साधुआई लोग आती थी अयोध्या से, साधु संत लोग से भी हमको बड़ी बचपने से लगाव था। मैं उनका कहूँ भी हो, जो कहूँ भी होता था, अखंड हर कीर्तन होता था, उसी रात में वहाँ पहुँच जाते थे। हमारा बचपन ही से अपना। कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, अभी क्या स्थिति है, कितनी की शादी हुई है, कौन कहाँ पर है, ये भी लोग जानने का प्रयास करते हैं कि विधायक जी 5 साल तक 5 बार विधायक रहे, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? हमारा तीन पुत्र है, 2 बेटियां हैं। एक पुत्र जो संतोष कुमार है, और शादी ब्याह उनका हो गया है, वो खेती बाड़ी का काम देखते हैं। बड़ा बेटा जो शिवाजी है, वो हॉस्पिटल में ठेकेदारी में 9,000 पर वो काम कर रहे हैं। सबसे छोटा बेटा राणा प्रताप है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बचपन से, इस समय विभाग प्रचारक है, और 2 पुत्री की शादी हो गई है। विधायक जी, एक चीज लोग कहा करते हैं कि विधायक बनने से पहले आप कहीं पर नौकरी किया करते थे। लोग चर्चा करते हैं, इस तरह की बातों को सुनने का अवसर मिलता है, क्या वाकई में कहीं आप विधायक बनने से पहले कहीं नौकरी किया करते थे? मैं राजा राम साहू और रमेश्वर राम कलेश्वर रामिया, मैं किराना के दुकान पर मैं काम करता था। उस समय भी 12 बरस 13 बरस के थे उम्र में। ससुराल में कहूँ भी कुछ हो जाए, हमको जेल विदा कर दिया जाता था। उस समय भी 12-13 बरस की अवस्था में। फिर उसके बाद 1980 में अपने केन मिश्रा कलेक्टर, अभ्यानंद एएसपी, उड़ार साहब एसपी, रामदेव ओझा एसडीओ, ये सब लोग मिलके, उनके भी रेजिम में मैं 3 बार जेल गया। कहूँ कुछ हो जाए, हम ही के लोग जेल विदा कर दे, हमसे कोई मतलब नहीं था। कहाँ हो रहा है हमको कोई पता नहीं।
लेकिन तो पर भी जेल विदा कर दिया जाता था। तब इन लोगों ने सोचा, उस समय श्री कमल बहादुर जी चेयरमैन थे, तब वार्ड कमिश्नर लोग उस समय का है कि नहीं, इनको नगर पालिका में बहाली। तो वही के मिश्रा कलेक्टर जी ऐसे सारे अफसर पाल के अभयानंद कुलार साहब रामदेव हो जाए सिविल हिस्ट्री थे, क्या कि उस समय कलेक्टर आराम में बैठते थे। लेकिन 1980 में यहाँ कलेक्टर, हम जितने बार 3-4 बार जेल गए हैं, तो यहाँ तो 72 में बना, लेकिन उस समय हम जेल उस समय भी जाते रहे। तो ये लोग करके हमारा नौकरी नगर पालिका में किस पद के लिए? चपरासी पद हमने काम किया। लेकिन तो पर भी कुछ कांड हो जाए तो हम ही को लोग जेल विदा करते थे। ऐसे फिर उसके बाद 89 में मैं 10 साल तक नगर पालिका में चपरासी का नौकरी किया। जब मैं 89 में जेल गया, हमारे पर 12 किता केस हुआ, लेकिन सब लोग यही कहा कि 3 मिनट में हमारे घर पर आए, जो हमसे 1 किलोमीटर दूर है। 3 मिनट हमारे पर, 3 मिनट में 5 मिनट में हमारे घर पर आए। 12 किता केस हुआ हम पर, लेकिन सारे में हमको बेल मिलता गया। फिर उस समय कैलाशपति मिश्र जी, अरिंदर सिंह नंदारी, समरेश सिंह, ये सब लोग, अपने संघ के लोग, अपने जनसंघ के लोग, सब लोग मिलके हमको सीट लोग दे दिया। अच्छा, आप बाल अवस्था से ही, जैसा आप बता रहे हैं, बाल अवस्था से ही आप आरएसएस शाखाओं से जुड़ रहे, उनके साथ काम करते रहे। आपको उस समय जो आप काम कर रहे थे, उसी समय से आपको यह था कि हमको राजनीति में जाना है, या कुछ परिस्थिति इस तरह से बनी जिसके बाद आपने राजनीति में जाने का निर्णय लिया? ना, हम उस समय यही चाह रहे थे कि हम मिलिट्री में जाए, लेकिन माई ताराचंडी की कृपा, हनुमान जी का कृपा, मैं जेल चला गया और हमको सीट मिल गया भारतीय जनता पार्टी से। क्या कि हम पुराने बचपने के संसेवक भी थे, उस समय जनसंघ भी चल रहा था, पार्टी था, उसमें भी थे, इसलिए हमको मिला। जब हम नौकरी से पहले ही रिजाइन दे दिए थे जेल में से, तो हम विधायक बन गए। उस समय जब आप पहली बार चुनाव लड़े तो आपके अगेंस्ट में किसको हराकर आप विधायक बने थे? उस समय तिलौथू स्टेट राजा थे राम सेवक सिंह, प्रेजेंट विधायक थे, उनको हराए। आज जब मैं विधायक बन गया तो अफसर लोग हमारे साहब थे, मैं उनका चपरासी थे। जब जीत गए तो मैं जनता जनार्दन का चपरासी हो गया, लेकिन चपरासी में कोई अंतर नहीं रहा और आज तक भी नहीं है। अच्छा, जब आप विधायक बनकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे, हाँ, उस समय का अनुभव बताइए। क्योंकि ये एक व्यक्ति जो गलियों में घूमता है, चपरासी का नौकरी करता है, और वह जब विधायक बनकर विधानसभा के अंदर पहुंचता है तो उस स्थिति में उसका अनुभव क्या होता है, किस तरह से महसूस करता है कि अब हम कहाँ पर हैं? पहला अनुभव किस तरह का रहा है आपका? अब तो बेचारे जगन्नाथ मिश्रा जी स्वर्ग में चले गए, हमको उनसे भेंट हो गया विधानसभा में। पहले तो वोट लेने के बेरी मैं विधानसभा में पहलका मैं ही व्यक्ति था, सारे भैया लोग के जय सियारा। अध्यक्ष जी के जब गए हाथ मिलाने के लिए तो इसी उनके सारे लोग को कहे भैया सब लोग के जय श्री राम, तो सब लोग मुंह ताकने लगा। अब जितने पत्रकार दीर्घा था कि कौन सा व्यक्ति आ गया, और पूरा BBC लंदन
ऑल इंडिया सब न्यूज पर चला जय श्री राम। तब हमारा जगन्नाथ मिश्रा जी से भेंट हुआ। हम कहे कि मानवर जी, आपने हमको 3 बार जेल विदा किया है। क्या जवाब था जगन्नाथ मिश्रा जी का? उन्होंने कहा कि जवाहर, तुमको जेल नहीं विदा करते तो विधायक तुम कैसे बन के आता? उनका जब मैं सत्य बात मैं बता रहा हूँ, तो सब बात विधानसभा में बहुत से क्वेश्चन किए और जय श्री राम का नारा चलते रह गया। लेकिन एक बात था, हमको जितने बुजुर्ग थे विधायक या किसी पार्टी को, या कम्युनिस्ट पार्टी के हो या राजद के हो, चाहे जो भी हो, सबको मैं पैर छूता था विधानसभा में। और सब लोग हमको साधु कहते थे। लेकिन हनुमान का पद पहले गीता घाट बाबा का दिया हुआ है। उसी समय जिस समय जंगा हुआ था, भागे चल रहे थे, हनुमान का पद दिया। दूसरा पद हनुमान का लालू प्रसाद, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। तो विधानसभा में तो कोई काम था नहीं। हमारे लालू भैया खाली दिन भर मजाक करते थे। हाँ, हम समय काम इस तरह से नहीं होता था जो कुछ नहीं, जो आज काम एनडीए के सरकार में हो रहा है, वो काम श्री लालू भैया जी के राज में आज तक खूब नहीं किया। मैं सत्य बात बता रहा हूँ। अपहरण बड़ी होता था, लूट मार खसोट, बेटी बहू शौचालय जाती थी, उनको उठा लिया जाता था। तो जो उस समय अत्याचार पापाचार दुराचार था, आज वो बात। अच्छा, जब विधायक बनकर अब सासाराम लौटे, शपथ ग्रहण करके जब सासाराम लौटे, जिनके अंदर में काम आप किए थे बतौर चपरासी, जिन अधिकारियों के साथ आपने काम किया था, जिनके साथ आपका मिलना जुलना था, जब विधायक बनकर आए उस समय उनका रिएक्शन क्या था? इतना लोग खुश हुए, जिसे कमल बहादुर जी का पैर छू के प्रणाम करते थे, जगदीश जी का, अग्रवाल का प्रणाम करते थे। मैंने बहुत से लोग को, मैंने खुद आकर अपने वार्ड कमिश्नर लोग को पैर छुआ। उन लोग भी बड़ी मदद किया हमारा हर एक चीज से। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई गुरु होता है। गुरु कहा जाता है कि मार्गदर्शक के तौर पर गुरु काम करते हैं और गुरु के दिए हुए ज्ञान पर चलकर कोई आगे बढ़ता है। आपका भी कोई राजनीतिक गुरु रहा है? हमारा राजनीतिक गुरु श्री कैलाश प्रसिद्ध मिश्र जी थे। कहा कि पुराने संत सेवक थे, सासाराम में आते थे तो जनसंघ के थे, प्रचार में भी आते, लेकिन संघ में भी जाते थे। कहा कि बाल ब्रह्मचर्य थे, इसलिए उनका शादी नहीं किए। तो गुरु तो हमारा श्री कैलाशपति मिश्र जी, राजनीतिक गुरु। धार्मिक गुरु हमारे गीता घाट के बाबा थे। और गुरु माने तो हम अपने हनुमान जी को माने। बचपन से उनका एकदम लगे रहे उनके चरणों। अब आते हैं कुछ आरोपों पर। यह कहा जाता है कि जवाहर प्रसाद के द्वारा जातिवाद की राजनीति की गई, संप्रदाय की राजनीति की गई और उन्होंने संप्रदाय की राजनीति करने के बल पर यह मुकाम हासिल किया। उस समय जो सासाराम शहर में माहौल खराब हुए, उस माहौल का फायदा उन्होंने उठाया और एक ध्रुवीकरण कराकर उनके द्वारा इस पद को हासिल किया गया। ये जो आरोप लगाए जाते हैं, इसमें कितना दम है? एक तो हमारा सबसे बड़ा जात सनातन है, और जहाँ रोटी बेटी का सवाल है वहाँ जात है कि हम अपनी जाति में शादी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा हमारा सनातन है, हम सनातन है, हिंदू है, उसके बाद जात है, तीसरा पैदान पर जात है। हमने आज तक जात पात पूछे न कोई, अजय हरि के भजी से हरि के होई। हमने आज तक जात पात में नहीं रहा। जाति पाति का मतलब, मैं एक हिंदू में जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संप्रदाय बात की बात कर रहा हूँ। लोगों का ये भी कहना था, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि प्रचार के दौरान विधायक के तौर पर उनके द्वारा ये ऐलान किया गया कि जो भी
मुस्लिम समुदाय से लोग हैं वो मुझे मतदान न करें। इस तरह की बातें भी सासाराम में कही जाती है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि मेरे मतपत्र को वो अपवित्र न करें, कोई भी मुसलमान है वो मुझे वोट न दे। इस तरह की बात भी कही गई थी आपके द्वारा कभी? आज तक कोई मुसलमान नहीं कह सकता है कि ये हमसे कहे हैं कि आप हमको वोट मत दीजिए। हमको जीतने के बाद तो इतना मुसलमान लोग जिसको तलाक लोग दे दिया है, उस सब माताएं बहनें हमारे दरवाजा पर जुटती थी। मैं 100-150 लोग को कार्ड बनवाए जिनके पार्ट जो भूखे मर रही थी, मुसलमान के माताएं बहनें जिनको तलाक दे दिया है, गरीब परिवार के लोग को। ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं कहा है, अन्य जिंदगी में मैं ऐसा बात कर सकता हूँ। नहीं, जो चर्चा होती है उसके बारे में, चूंकि चर्चा जब इस तरह की बात चर्चा सुनाई पड़ती है तो पूछना जरूर हो जाता है। अभी तक आप कितने बार जेल जा चुके हैं? हम तो 7 बार, लेकिन हमारी पत्नी कह रही थी अभी आपके सामने कि 8वां बार। 8 बार? हाँ। तो किन मुद्दों से होता है कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पारिवारिक विवाद है, किन कारणों से आपको 8 बार जेल जाना पड़ा? आपके पूर्वी क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ढेला डुकर हिंदू मुसलमान में चला, उसमें हमारा नाम आ गया। हम थे नहीं, हम तो कहते हैं कि कोई साबुत है। अगर इतना केस चला हमारे पर, एक भी साबित हुआ कोर्ट में? एक भी साबित नहीं हुआ और कोई साबित नहीं किया। अभी हमको जेल में जो विदा किया गया, हम तो कहें कि भाई कोई फुटेज तो दिखा दीजिए। हमारा साबित अभी तक तो नहीं हुआ, कोई फुटेज नहीं दिखाया। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जब भी जवाहर जी को राजनीति का लाभ लेना होता है, उनके द्वारा कुछ इस तरह से सासाराम शहर में कर दिया जाता है, जिस कारण से जो हिंदू वोटर हैं वो एक साथ जुड़ने लगते हैं और एक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जो 1 साल पहले जो दंगे हुए थे रामनवमी पर्व के दौरान, उस दौरान भी कहा गया था कि चुनाव लोकसभा का नजदीक है और नजदीक चुनाव होने के कारण इस तरह से माहौल बनाया गया उनके और उनके साथ, उनके द्वारा और उनके साथ रहने वाले लोगों के द्वारा। जी नहीं, ये तो लड़ाई झगड़ा हुआ सतलालपुर में। हम कहाँ हैं? हम तो थे नहीं। हम तो कहे एसपी साहब और कलेक्टर साहब, चाहे संजय सिंह थाना इंचार्ज थे, हम दिखा दीजिए कि प्रूफ हम है। उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने कलेक्टर साहब स्वयं हमको कहा कि 2 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम होने वाला है। वो हमसे कहे कि कलेक्टर साहब स्वयं कहे, एसपी साहब भी थे कि हम लोग कार्यक्रम नहीं होने देंगे अमित शाह को। तो आप हमसे क्यों कहें? आप जिला तक से कहना चाहिए, प्रदेश में कहना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार जो डीएम थे, उनके द्वारा इस बात कही गई। हाँ, वो कहे, एसपी साहब भी साथ थे। हमसे क्यों कहे भाई? जिला अध्यक्ष से क्यों नहीं कहे? अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय अमित शाह जी का प्रोग्राम लगने वाला था, जो गृह मंत्री थे, और कुछ लोगों की मंशा थी कि सासाराम में अमित शाह जी का प्रोग्राम न हो, इसीलिए इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। कुछ लोग इस तरह की बातें कहते हैं। स्वयं प्रशासन उसको खराब किया था। मैं चुनौती देता हूं कलेक्टर और एसपी साहब और जो थाना प्रभारी संजय सिंह थे, उन्होंने ये सब रचा कि 2 तारीख को अमित शाह जी का प्रोग्राम न हो। एक बात मैं बता देता हूं, रामनवमी में कुछ हुआ, एक पुलिस कोई दिया, एक पुलिस था रामनवमी के जुलूस में जो लाखों की भीड़ थी, क्यों नहीं हुआ जुलूस में? जुलूस के बिहान महिला हो रहे सतलालपुर में, सब लोग चले गए, हम लोग थके थे, सोए हुए थे, हम लोग कोई जनवर नहीं करते। लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि पूर्व विधायक के द्वारा चुनौती दे दी गई थी प्रशासन को, डीएम और एसपी को चुनौती दे दी गई थी कि हम किसी भी तरह से यहाँ पर कार्यक्रम कराएंगे, जिसके बाद से प्रशासन और पुलिस के लोग खफा हो गए और उनके द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रचाया गया, जिस षड्यंत्र के बाद अमित शाह जी का प्रोग्राम रद्द हो गया।
इस तरह से भी क्या आपको द्वारा चुनौती दी गई थी? नहीं, हम लोग हर हाल में प्रोग्राम करा कर दिखाएंगे, प्रशासन के सामने इस तरह की चुनौती दी गई थी? 2 तारीख का प्रोग्राम सारा स्टेज बन गया, सब कुछ हो गया, तो हम लोग तो जाने के 2 तारीख को प्रोग्राम होगा, लेकिन कलेक्टर एक पे एक हमको नौतन बाजार में बैठा गया, रुकिए रुकिए सुन लीजिए, मैं 2 तारीख को प्रोग्राम नहीं होने दूंगा। कहे कि कलेक्टर का पावर है, 3 आदमी का पावर है हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला समर्थक। अच्छा विधायक जी, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, कोई एक बार जब जेल में चला जाता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, दूसरी बार वो जेल जाने का अंदर से उसको लगता है कि मैं इस तरह का काम ना करूं जिस कारण से मुझे जेल जाना पड़े। आप 8 बार जेल जा चुके हैं, किस तरह का अनुभव रहा जेल में? क्या आपको किसी कार्य को लेकर पछतावा नहीं हुआ कि नहीं मेरे द्वारा इस तरह से नहीं करना चाहिए, जो भी विवाद हो रहे हैं उससे अपने आप को अलग कर लिया जाए? 8 बार जेल जाने का अनुभव क्या रहा आपका? एक तो मैं पछतावा कैसे होगा अगर हम करते काम, ऐसा काम, देखिए जो गंगा प्रसाद रहता है समाजद्रोही है, उसको देशद्रोही कहेंगे। हम तो कहते हैं कि हमको साबुत दीजिए, हम पछतावा करेंगे। जब हम गए नहीं, जब हम 8 बार जेल गए, एक बार महावीर जी का मंदिर जो चलनिया पर, हम भागलपुर केंद्रीय कारा जेल में, हम भी नहीं थे, 7 को माताएं माने भी थी हमारे साथ जेल में। तो हम लोग तो भाई पछतावा तब होता है कि नहीं हम कुछ किए। अच्छा, अब 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आपको टिकट नहीं मिला, उसकी भी गलानी मन में है कि पार्टी के द्वारा हमें टिकट नहीं दिया गया। आखिर किन कारणों से पार्टी के द्वारा आपको टिकट नहीं दिया गया 2020 के विधानसभा चुनाव में? ये तो हमको पता नहीं चला आज तक, हम इसको खोज रहे हैं कि आखिर क्या कारण था। लेकिन कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब भाजपा के द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उनके द्वारा दूसरी पार्टी में भी प्रयास किया गया कि दूसरी पार्टी से भी हम टिकट ले लें, यहाँ तक कि राजद के दरवाजे पर भी जाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। इसमें कितनी सच्चाई है? सब झूठा बात है। हमने किसी का प्रयास करते थे, प्रयास पूरे सासाराम विधानसभा क्षेत्र के, कि किसी पार्टी से इनको टिकट मिल जाए। हमको बरोबर बार बार कहे लो, हम मन में कहेंगे नहीं, हमको माता जी आदेश नहीं दे रही है, अगर हमको ताराचंडी मैया आदेश नहीं दे रही, सब लोग लड़े पार्टी छोड़ के, हमने कभी नहीं लड़ा। यहाँ कचकट्टा भरा हुआ था, बाहर से लेके यहाँ तक नहीं लड़िए, निर्दलीय लड़ जाइए, हम कि नहीं हमसे नहीं लड़ी। जब पार्टी हमको नहीं दिया, मैं संघ का सेवक हूँ, अनुशासनहीनता काम मैं नहीं करूँगा। जब पार्टी हमको नहीं दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मान लीजिए 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अगर आपको टिकट देती है या पार्टी कहती है कि नहीं चुनाव लड़िए, तो आप स्वयं चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं? अगर पार्टी कहती है तो मैं तैयार हूँ, अब पार्टी नहीं कहेगी तो मैं नहीं लड़ सकता हूँ। और न कोई दूसरा पार्टी भी देवे सीट और करोड़ों रुपया देवे, तब पर भी मैं नहीं लड़ूंगा। काहे कि हम संघ का संसेवक हूँ, हमको अनुशासन का ज्ञान है। लेकिन एक चर्चा कुछ दिनों से सुनाई पड़ रही है विधायक जी कि जो रमेश्वर चौरसिया है मोखा के पूर्व विधायक, वो भी लगे हुए हैं कि हम सासाराम से किसी तरह से हमको टिकट मिल जाए भाजपा से, जिसके बाद मैं यहाँ से चुनाव लड़ सकूं। एक बार उनके द्वारा टिकट लेकर यहाँ से लड़ने की कोशिश भी की गई, जो स्थिति दिखाई पड़ी वो सभी लोग जानते हैं। अगर मुझे पार्टी के द्वारा यहाँ पर मौका दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से अभी समीकरण बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से चर्चा सुनाई पड़ रही है, सासाराम के लिए कितना सही होगा या गलत होगा, क्या स्थिति रहेगी अगर उन्हें यहाँ से भाजपा के द्वारा टिकट दिया जाता है? अब की तब पार्टी छोड़ के चौरसिया जी चुनाव लड़े थे, उनको वोट आया 21,000। मैं सत्य बात बताता हूं, 80,000 वोट कुशवाहा का है। कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। अगर किसी को वोट देना है तो महागरीब को आप वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी से।
ये मैं नहीं कहता हूं कि हमको जवाहर प्रसाद को वोट दीजिए, हम संगठन के आदमी हैं। भाजपा से देना है तो सर्वे करा लीजिए ससराम विधानसभा क्षेत्र। इसी पर एक आरोप लग रहा है या आप पर आरोप लगता है 2020 के चुनाव में कि जब पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया तो पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के द्वारा पार्टी के लिए उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अगर वो चाहे होते, बढ़िया से प्रचार प्रसार किए होते तो जो राजद के विधायक अभी राजेश गुप्ता बने हुए हैं वो नहीं बनते, जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनकी जीत हो जाती। कहीं ना कहीं उनके द्वारा शिथिलता बरती गई, उस तरह से काम नहीं किया गया जिस तरह से अपने चुनाव के दौरान उनके द्वारा काम किया जाता है। अगर वो सही तरीके से काम किए होते तो एनडीए के प्रत्याशी की यहाँ पर जीत निश्चित होती। क्या आपके द्वारा उस तरह से काम नहीं किया गया जो बातें कही जाती है? एमपी या विधायक क्या है? सेवक है। आपने कभी सेवा किया? नगर में कभी घूमा? आपको तो टिकट मिल गया, उसके पहले आप क्या करते थे? आपने कभी नगर में घूमा? किसी को हाथ जोड़ के मां बहन कहा? वो तो साफ कहते थे कि हम हाथ जोड़ना नहीं जानते, हाथ जोड़ना जानते हैं। आप इशारा पूर्व विधायक जो डॉक्टर अशोक कुमार को लेकर कर रहे हैं। हम किसी का जो प्रत्याशी खड़ा था उसको हम कह रहे हैं, हम नाम किसी को नहीं कर रहे हैं। सेवक है, एमपी हो या चाहे विधायक, सेवा का भाव नहीं रहेगा। आचार विचार व्यवहार शिष्टाचार ये नहीं रहेगा जिसके पास, वो क्या चुनाव जीतेगा? चुनाव तो वही व्यक्ति जीतेगा जिसके पास हाई है। माने कहीं ना कहीं व्यवहारिकता उन पर भारी पड़ी, व्यवहार सही नहीं रहा जिस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हम तो हमारे सारे भाजपा के लोग लगे थे उनको जिताने के लिए। लेकिन विधायक जी एक चीज और यहाँ समझ में बात नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि सासाराम तो पारंपरिक सीट है, भाजपा के कोटे के तौर पर इसे जाना जाता है, यहाँ भाजपा के ही अभी तक विधायक लड़ते आ रहे हैं। इस बार गठबंधन में अगर चुनाव होता है, पिछली बार जदयू कोटे से उन्हें टिकट मिला, वो चुनाव लड़े, इस बार क्या स्थिति रहेगी? क्या भाजपा कोटे में यह सीट रहेगी या फिर जदयू कोटा? एक बात में 1962 से जनसंघ से लड़ते लोग आ रहे हैं। 85 में रविंद्र जी भाजपा से चुनाव लड़े, क्या कि 80 में गठन हुआ था, 1990 में हम लड़े। तो ये तो जनसंघ से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ते रही, जीतना हारना। मैं 7 बार लड़ा, 5 बार यहाँ के जनता जनार्दन मताओं मोहनों ने जिताया, 2 बार हम हार गए। लेकिन हार गए तो मायूस नहीं हुए, 92 महिला से सबको हाथ जुड़ते चले। तो भाई हाई जिसके पास नहीं है काम चलने वाला नहीं। तो मान लीजिए इस बार अगर जदयू कोटे में जाता है, फिर अगर उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या स्थिति रहेगी? ये तो हम नहीं बता सकते। अभी इस समय है, अभी तो गर्भ में है, अभी तो इस सब जितना चल रहा है 50 को कैंडिडेट है, तो इस सब भी गर्भ में है। सामने आ जाए उसके बाद तब न देखा जाएगा। आपकी पुत्र वधू चांदनी कुमारी की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि विधायक जी सोच रहे हैं, जवाहर प्रसाद जी सोच रहे हैं कि अब मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूं, चांदनी कुमारी आगे आए, अब वही इस जो विरासत है इसको संभालें। क्या पुत्र वधू को राजनीति में लाने की कोशिश, हालांकि आपके द्वारा मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था, क्या आप चाह रहे हैं कि चांदनी कुमारी राजनीति में आए, आपकी विरासत को संभालें? आपके मन में इस तरह की बात चल रही है? अभी तो संघ में है, हमारी दोनों बहू, द्वितीय वर्ग बड़ी बहू की है, हमारी पोती प्रथम वर्ग की है, हमारा एक बेटा विभाग प्रचारक है संघ में। तो हम लोग बचपन के संघ के लोग हैं, तो हमको पार्टी अगर देगी तो कोनो हर्जा नहीं है। नहीं, उत्तराधिकारी के तौर पर आप किसे देखना चाह रहे हैं? चांदनी कुमारी को देखना चाह रहे हैं, संतोष जो आपके बेटे हैं उनको देखना चाह रहे हैं, या जो संघ में है उन्हें देखना चाह रहे हैं? आप उत्तराधिकारी के तौर पर किसे देखना चाह रहे हैं? एक बात मैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र में संतोष कुमार जैसा कौन मेहनत कर रहा है?
टिकट मिले या ना मिले, सेवा के भाव सेवक कौन बन के है। किसी चीज में 12 बजे रात में कोई बुला देवे, पोस्टमार्टम कराना हो तो कोई बुला देवे, कोई गरीब दुखिया भूखे मरता हो तो उसको वो पहुंच जाए। तो सेवा का भाव हम लोग के पास है। पार्टी टिकट दे ना दे उसके पैरा में, लेकिन हम लोग सेवक हैं, सेवा करते रहेंगे। अच्छा, आपके भतीजे हैं विजय महतो जी, हाँ। उनके द्वारा एक आरोप लगाया, अभी वो राजद पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ। उनके द्वारा एक बार हम उनसे बात कर रहे थे तो उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के द्वारा मेरा राजनीतिक करियर है उसको बर्बाद कर दिया गया। वो कभी नहीं चाहे कि विजय महतो उस लेवल पर आगे बढ़े या उस स्तर पर जाकर काम करें। अगर वो चाहे होते तो हमें भी कहीं जगह मिल गई होती और हम भी किसी जगह पर होते आज की तारीख में। ये जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया उनके द्वारा, इसमें कितना दम दिखाई दे रहा है आपको? उनसे पूछिएगा कि तुमको उपाध्यक्ष कौन बनाया। नगर परिषद में 1 पैसा तुम खर्च नहीं किया, कैसे उपाध्यक्ष हो गया? किसके बल पर हुआ? संतोष के बल पर। हमारा लड़का संतोष उनको उपाध्यक्ष बनाया। अरे तो उपाध्यक्ष बनते क्या कि उस समय दूसरा बात था। लेकिन अब तो ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि अगर राजद में इसीलिए गए हैं, अगर राजद के द्वारा टिकट दिया जाता है और दूसरी तरफ से अगर आप चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कह रहे हैं कि हम एकदम आश्वस्त हैं, इस बार हमें लोगों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा, इस बार हमें भरपूर समर्थन मिलेगा और पार्टी के स्तर से भी कोशिश है कि इस बार एक बार मौका दिया जाए। अगर उनके द्वारा इस तरह से बात कही जा रही है, अगर पार्टी के स्तर से आपको मौका दिया जाता है तो ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी? हम कोई चीज पर दिलचस्प में नहीं विश्वास करते हैं, हम क्रम में विश्वास करते हैं। अच्छा है, सबको से हर एक पार्टी को तो किसी के न किसी को मिलने न करेगा। हमसे उससे कोई लेना देना नहीं, अन उसके हम तेरा पे रहते हैं। क्रम प्रधान है, कोई व्यक्ति प्रधान नहीं है। तो सब कोई अपना अपना कर्म करे, हमको क्या क्या तकलीफ है। अच्छा, लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है, आप पर इतने लोगों की निगाहें लगी रहती है, आप इतने बार जेल गए, आपको भी बॉडीगार्ड मिले होंगे, लेकिन आप बिना बॉडीगार्ड को दिन भर सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, बिना चप्पल जूता को बिना चप्पल जूता पहने नजर आते हैं। आपको कभी खतरा महसूस नहीं होता है कि नहीं भाई हमको भी बॉडीगार्ड अभी है कि नहीं है? आप कभी बॉडीगार्ड के साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं, कभी किसी वाहन पर चलते हुए दिखाई नहीं पड़ते, पैदल ही चलते दिखाई पड़ते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? अभी हमारा बॉडीगार्ड माँ तारा चंडी धाम में जय दिन हम रहा, खूब सेवा किया। सबसे बड़ा है हमारी माँ तारा चंडी और हनुमंत लाला। हम निर्भय हो गए हैं। जिस दिन बोलावटोरी टूट जाएगा तो जुड़ने वाला कौन है? कब सवार ईश्वर में विलीन करेगा, इसका कोई पता चलता है। हम किससे डरे? 3 आदमी से डरते हैं आज भी, सत्य मैं बता रहा हूं। एक अपने घर के परिवार से, दूसरा समाज से, तीसरा माता जी से, हनुमान जी से। और मैं किसी से आज तक न डरा हूं और न मैं कभी डरूंगा। हाँ, बुरा काम करूंगा तो आप भी डर भय पैदा हो जाएगा। तो आपको आपके पूरा जो राजनीतिक जीवन रहा है, कभी आपको खतरा महसूस नहीं हुआ कि नहीं हमको अब सुरक्षित हो जाना चाहिए, हमारे ऊपर भी कुछ इस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं? कभी इस तरह का खतरा इसका एहसास नहीं हुआ? अभी कभी नहीं। जब मैं 3 गो बॉडीगार्ड था, नौहट्टा उग्रवाद इलाका था, नौहट्टा रोहतास के अधिकांश। हम अपने बॉडीगार्ड से पूछे कि आप लोग को घेर लेगा उग्रवादी 200 लड़ाई से चलता है, तो आप क्या कीजिएगा? हथियार दे दीजिएगा। तो हमारा बॉडीगार्ड से लोग कहा कि नहीं सर, मैं गोली खा जाऊंगा लेकिन हथियार नहीं दूंगा। तब हम छोड़ दिए बॉडीगार्ड को, एक कचकट्टा के लेके हम घूमते रहे
हमारा लाल बत्ती लगा हुआ था। अच्छा हाँ, एक चीज हम ये भी जानना चाह रहे हैं। कहा जाता है कि जो विधायक थे तो जवाहर प्रसाद मोटरसाइकिल पर लाल बत्ती लगाकर घुमा करते थे, ये बात सही है? सही है, इसलिए कि जितने विधायक देखेंगे अपने अपने गाड़ी में लाल बत्ती लगाए हैं तो हम कहेंगे ना, हम मोटरसाइकिल में लाल बत्ती लगा के चलेंगे। और हमारा ही मोटरसाइकिल में लाल बत्ती लगाने से सारा विधायक लोग का लाल बत्ती उतर गया कोर्ट द्वारा। अच्छा, एक बार जब कोई विधायक बन जाता है तो जो काम धाम होती है, जिस तरह से उनका रहने का तरीका होता है, जिस तरह से वो लाव लश्कर लेकर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप 5 बार विधायक रह चुके हैं, कभी आपको लाव लश्कर के साथ नहीं देखा गया, कभी लग्जरी वाहन पर चढ़ते हुए नहीं देखा गया, पैदल चलते हुए आप नजर आते हैं। आखिर ये शौक है या आपको दिखावा करने में विश्वास नहीं है? बात ऐसा है, लाल लश्कर कौन लेके चलता है? काहे कि उनको डर है, बुरा कर्म कर रहे हैं तब ना लाश लश्कर लेके चल रहे हैं। हम तो साधु संत के शिष्य हैं, हमको क्या डर है? हम कोई तो बुराई करेंगे तब ना हमको डर है। हमको डर माता जी हनुमान जी पर छोड़ दिए हैं, उन्हीं के चरण में है। लेकिन एक जो सादगी लोग देखते हैं, जो आपके विरोधी लोग हैं, जो कमेंट करने के आदी हो चुके हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि ये दिखावा करते हैं। विधायक 5 बार विधायक रहे, उनके द्वारा काफी प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, सासाराम में कई जगहों पर जमीन है, वो बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बचने के लिए वो इस तरह का वेशभूषा धारण करके चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम अपना लड्डू महाराज स्वर्गवास कर गए, मैं उनका ट्रैक्टर चलाता था, बहुत बड़ा मरवाड़ी ब्राह्मण थे। हम तगादा से भी 10-20 लाख रुपया लेके आते थे, धनबाद से, यहाँ से तहाँ से। जब वो जाने लगे तो हमको 4.5 बीघा जमीन दे के गए, जिसमें अखाड़ा है, 2-3 कुआं है, समझ लीजिए। अच्छा, अब इस कुछ चीज़ों को जानने के बाद मैं इस पूरे प्रक्रिया को विराम दूंगा। आपको अभी तक जितने भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन लगता है आपको? अरे हम जिंदगी में आज तक आदरणीय श्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा, जो भारत को विश्व में कोई पहचान नहीं था, जिन्होंने भारत को विश्व में पहचान दिलवाया, ऐसा प्रधानमंत्री अपने जिंदगी में हम ही नहीं कहते हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग भी कहते हैं, भले ही मुंह पर ना बोले लेकिन कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आदरणीय श्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री हमने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, हमको देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन विधायक जी, देखा जाता है इस तरह पार्टी के प्रति जो वफादार होता है, भाजपा में एक रिवाज है कि अगर उसको टिकट नहीं दिया जाए, उसे विधायक या लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाए तो किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है, किसी कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। पार्टी के द्वारा अगर इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, मान लीजिए किसी राज्य का राज्यपाल ही बना दिया गया, क्योंकि आप जिस तरह से भाजपा में रहकर काम किए हैं, निर्विवाद रूप से भाजपा में ही रहे जब तक से आपका यहाँ पर आगमन हुआ, अगर भाजपा के द्वारा इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आप कर सकते हैं? जी नहीं, मैं हमको राज्यपाल का जिम्मेदारी मिलेगा, राज्यपाल विद्वान आदमी न बनेगा। किसी कमेटी का मेंबर अगर बना दिया जाए, वो बन जाएंगे, कमेटी का मेंबर बना देगा तो बन जाएंगे, लेकिन राज्यपाल का जिम्मेदारी दायित्व बड़ा ऊंचा है, हम वैसा उस लायक नहीं। अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो लोग चाहने वाले हैं, बहुत से लोग हैं जो आज भी आपको चाहते हैं, लाख आपकी बुराई होती है, लाख आप पर कमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन एक तबका भी है जो आपको पसंद करता है, आपको चाहता है, आपकी सादगी पर विश्वास करता है। उनसे क्या अपील करेंगे? सामने कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में देखकर उनसे अपील कीजिए, क्या अपील करना चाहें लोगों से? मैं अपील माँ तारा चंडी से विनती करूंगा और श्री हनुमंत लीला जैसे कि जितने लोग हैं सारे लोग फले फूले खिले, आगे बढ़े,
अपने भी आगे बढ़े और भारत को भी आगे बढ़ावे, यही हमारी उन लोग से विनती। यह है पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी, जिनके द्वारा तमाम सवालों का जवाब दिया गया। साफ तौर पर इनके द्वारा एक बात कही गई कि मैं राजनीति की शुरुआत भाजपा में किया था और भाजपा में ही मेरी अंतिम यात्रा होगी, या मैं अगर राजनीतिक जीवन से संन्यास लूंगा तो भाजपा से ही लूंगा, और सनातन धर्म मेरे रग रग में बसता है। चाहे इसके लिए जो कुछ कहे, सनातन धर्म के रक्षक के तौर पर हमेशा मेरे द्वारा काम किया जाता रहा है और मैं आगे भी इस तरह से काम करता रहूंगा। तमाम सवालों का जवाब इनके द्वारा देने का प्रयास किया गया। जो भी इन पर आरोप लगाए जाते रहे हैं, जो भी इनके बारे में चर्चा होती रही है, उन तमाम सवालों का जवाब इनके द्वारा देने का प्रयास किया गया। पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के साथ हुई बातचीत आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।